हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, इससे पहले कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिस्कवरीज के बारे में, जैसे कि सेल का बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन आपके पास आता है उसे आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर कोशिका की संरचना के विषय में। ठीक है, हम बात कर रहे थे कोशिका की संरचना, कोशिका के संगठन के विषय में, कि जो आपके पास सेल आती है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी है। तीन चीजों की हमने मेनली बात की है। कौन कौन सी वो तीन चीजें आती हैं? आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सेकेंड आपने कहा न्यूक्लियस, जिसे आप केंद्रक कहते हैं। तीसरा आपने कहा साइटोप्लाज्म, जिसे आप कोशिका द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड है, आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो हम ले रहे हैं एनिमल सेल को। इसके अलावा जो अदर सेल हमारे पास आते हैं उनके बाहर एक और कवरिंग आती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया था, जिसे आप कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आपने कहा कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, कोशिका को शेप प्रोवाइड करा रहा है और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्लस इंपॉर्टेंट जो हमारे पास शब्द आया था, हमने बात की थी कि जो कोशिका है वो कैसी है, जो आपके पास सेल आती है वो कैसी है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। ये हमने बात की थी। ठीक है, अब हमने कहा चुनिंदा पारगम्य झिल्ली से मतलब है कि ये सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर और सेल के बाहर आने देती है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो हमने कहा कि सेल का गेट भी यही है। ठीक है, कह सकते हैं आप इसे गेट। आपने कहा सेल ये है, ये सेल है। अब ये जो है यहाँ पे ये जो बाउंड्री है यही सेल का क्या होगी, गेट होगी, और यही डिसाइड करेगी सेल के अंदर किसे जाना है और सेल के बाहर किसे आना है। आपने कहा सिलेक्शन होता है यहाँ पर सेल की नीड के अकॉर्डिंग, इस सेल को किस प्रकार से आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चूज करती है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है या फिर ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, हमने कहा गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता होगा। सबसे पहले हमने बात की है गैसों के आदान प्रदान के बारे में, क्योंकि हम जब भी कोई सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने पाचन के विषय में बात की, अपने रेस्पिरेशन के विषय में बात की, तो गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है, जिसमें आपने बात की है ऑक्सीजन की, O2 की और CO2 की। ठीक है, अब हमने कहा कि इन गैसों का जो आदान प्रदान है, इस गैस का जो विनिमय है वो सेल से होता है। तो हमने कहा कि किस प्रकार से होता है, कोई तो लॉजिक होता है। यहाँ पर कोई भी जो प्रोसेस होती है उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है। हमने कहा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, जो गैसों का विसरण है, जो गैसें बह रही हैं वो कैसे बह रही हैं, हमने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब सांद्रता क्या होती है, सिंपल सा मतलब आप ये समझिए, सांद्रता का मतलब होता है अमाउंट। आप अमाउंट समझ लीजिए। आपने कहा अधिक जहां पर गैस होगी वो कहाँ की ओर विसरित होगी, जहां पर कम गैस होती है वहां की ओर विसरित होती है। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्लियर है इतनी बात? ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें उसमें उसके बीच यहाँ पर जो पानी है, पानी का संचलन कैसे होता है या पानी का मूवमेंट कैसे होता है। हम पानी की मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी यहाँ पर सॉल्यूशन की, हमने बात की थी विलयन की। हमने कहा था जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस हमारे लेक्चर में, कि जो आपका विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। अब हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं दो मीडियम को। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पर हम ले रहे हैं दो मीडियम को। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि जो कोशिका है और कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये है कोशिका। ठीक है, और इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी बाहर गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पानी आया,
ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि किन चीजों पर डिपेंड करेगी, आपने कहा डिपेंड करता है कि जो सेल है, सेल को किस प्रकार के मीडियम में आपने रखा है, ठीक है, कोशिका को किस प्रकार के माध्यम में आपने रखा है, उस पर डिपेंड करता है। अब जब हम इन चीजों को समझ रहे थे तो हमने बात की थी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, आपने कहा ऑस्मोसिस विसरण का ही प्रकार है। विसरण में आपने क्या कहा? विसरण होता क्या? आपने कहा जो गैसें हैं, गैसों के बहने की जो प्रक्रिया है उसे आप विसरण कहते हैं। और गैसों का विसरण कैसे हो रहा था? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में हो रहा था। अपने का जो ऑस्मोसिस है वो विसरण का ही एक प्रकार है। बस यहाँ पर चेंजेस ये आ जाते हैं कि ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं लिक्विड की, ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं पानी की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर सेम लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक? आपने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता का जो लॉजिक आता है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगता है। अब होगा क्या? आपने कहा कि यहाँ पर कोशिका को जब आप किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं या किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, किसी विलयन में जब आप डालते हैं, तो यहाँ पर वैरी करेगा क्या? जब यहाँ पर कंसंट्रेशन वैरी करेगा, किसका? पानी का। जब लिक्विड का कंसंट्रेशन वैरी करेगा, जब यहाँ पर सांद्रता में क्या आएगा? विभिन्नता आएगी, तब यहाँ पर निर्भर करेगा कि जो पानी का जो मूवमेंट है वो किस ओर होता है। अब ध्यान दीजिए, ये चीज आप समझ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आप विलेय भी कहते हैं, सॉल्यूट को आप विलेय कहते हैं, और सॉल्वेंट को आप विलायक कहते हैं। और जब भी हम विलायक के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे जल की, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो पानी है वो विलायक होता है। क्लियर है इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर सेम चीजें होगी। जब हम पानी के मूवमेंट की बात करेंगे, सेम ही प्रोसेस होगी। क्या होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पर क्या होगा? विसरण होगा। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि क्योंकि दो माध्यम हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो माध्यम क्या होंगे अपने के? एक तो आपकी सेल हो गई है और एक आपका एक सॉल्यूशन आपने ले लिया है। तो आपने कहा आपके पास आते हैं अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन, अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आते हैं? सॉल्यूशन आते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपने क्या बात की है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की है। हमने कहा कि जब आपने सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा, एक ऐसे माध्यम में रखा जहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस था, ठीक है, किस किस के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा? आपने कहा कोशिका के बीच में और इस माध्यम के बीच में। तो आपने बोला अगर आपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन या एक ऐसे मीडियम में रखा जहां पर जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो विलायक की मात्रा है, आपने कहा यहाँ पर जो विलायक की मात्रा है ठीक है, हमने क्या बात की है? आपने कहा जो सेल है, सेल को आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में, एक ऐसे माध्यम में या एक ऐसे विलयन में रखा है जहां पर विलायक की मात्रा कोशिका की तुलना में अधिक होती है, या विलायक की मात्रा कोशिका में उपस्थित विलायक की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है या फिर जो यहाँ पर जो पानी है उसकी जो मात्रा है वो अधिक है, किसकी तुलना में? आपने कहा कोशिका की तुलना में। तो जब यहाँ पर इस बाहरी वातावरण में पानी की मात्रा अधिक है और अंदर सेल में जो पानी की मात्रा है वो कम है, तो क्या होगा? जो पानी का मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। क्योंकि हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है? आपने कहा इस सॉल्यूशन में है। क्लियर रहती बात? हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर होगा? सॉल्यूशन में होता है। और पानी का मूवमेंट कहाँ पर होगा? आपने कहा पानी का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो पढ़ ले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हमने क्या बात यहाँ पर की है। आपने कहा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, if the concentration of water outside the cell is higher than the concentration of water inside the cell, gain water by the process of osmosis, यानी कि यदि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है। Water can move into the cell from the cell membrane. In case of hypotonic solution, more water enters the cell which result in
स्वेलिंग ऑफ सेल्स, यानी कि पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकते हैं। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन आपके पास आते हैं, अधिक पानी कोशिका में प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में क्या आती है, सूजन आती है, स्वेलिंग होती है। तो आपने जब ये इमेज देखी तो इस इमेज में हमने क्या बात की, आपने यही कहा, आपने कहा ये आपकी सेल है, इस सेल को आपने एक सॉल्यूशन में रखा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो अधिक था, जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थी वो इस सॉल्यूशन में अधिक थी। तो जब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, पानी की बात कर रहे हैं या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जो यहाँ पर मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। और जब आपने कहा कि पानी अंदर की ओर मूव हुआ तो आपको कोशिका कैसे दिखाई दी, आपने कहा कोशिका यहाँ पर फूल जाती है, कि कोशिका यहाँ पर स्वेल हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे हुआ, इमेज आप देख लीजिए। आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आपने कोशिका को या सेल को रखा तो सेल फूल गई थी। जब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखा तो कोशिका कैसे गई, क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। आपको इमेज दिख रही है, ये रेड कलर आपको कोशिका दिखाई गई है। तो आपने कहा कि जब आपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें विलायक की मात्रा कोशिका की तुलना में कम थी, तो कोशिका क्या हो गई है, कोशिका यहाँ पर श्रिंक हो गई है, कोशिका यहाँ पर क्या हो गई है, संकुचित हो गई है। क्या बात हमने की है, हमने कहा जब आपने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा, ऐसे विलयन में रखा जिसमें विलायक की मात्रा कोशिका में उपस्थित विलायक की मात्रा की तुलना में क्या थी, कम थी। क्या समझे इस बात से कि यहाँ पर आपने कहा कि जो विलायक है, कहाँ पर आपने कहा इस सॉल्यूशन में जो विलायक है उसकी मात्रा कम है या पानी की मात्रा कम है। कोशिका के अंदर पानी की जो मात्रा थी वो कैसी थी, अधिक थी। अब आपने कहा पानी कहाँ से जाएगा, आपने कहा कि अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा। तो क्या हुआ, जो सेल के अंदर का जो पानी था वो बाहर निकल गया और परिणाम स्वरूप आपके पास जो कोशिका है वो कैसे हुई है, श्रिंक हो गई है। एक और चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से बॉल जैसी संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, क्या इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं किसे, विलेय को, सॉल्यूट को। जहां पर सॉल्यूट अधिक है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था हम सॉल्यूशन में कंपैरिजन नहीं कर रहे, क्योंकि सॉल्यूशन में जो यहाँ पर रेशियो देखा जाता है, यानी कि जो विलयन में हम देखते हैं विलेय की मात्रा हमेशा ही अधिक होती है विलेय की तुलना में, विलाय की मात्रा अधिक होगी विलेय की तुलना में। हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग सॉल्यूशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे इस सेल का और इस सॉल्यूशन का। अब दोनों में आप देखिए, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, जो दो बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये बताती हैं विलेय की मात्रा को। तो आपने कहा कि दोनों का जब आपने कंपैरिजन किया तो ज्यादा विलेय किसमें था, आपने कहा कि जो ज्यादा विलेय था वो किसमें था आपका, आप देख सकते हैं कि ज्यादा विलेय की मात्रा किसमें है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो विलायक होगा, विलायक में जो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है, जो विलायक की मात्रा में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर निर्भर करता है कि पानी का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। तो हुआ क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो विलायक की मात्रा थी या जो जल की मात्रा थी वो आपके सॉल्यूशन में अधिक थी, वो आपके सेल में अधिक थी, सॉल्यूशन में नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, सेल में अधिक थी। जब सेल में अधिक थी जो पानी था वो क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कुछ एरो बता रहे हैं कि पानी अंदर भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो जो पानी की मात्रा बाहर आ रही है उसकी ज्यादा अधिक मात्रा है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देता है, जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, पढ़ ले यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा if a cell kept in an environment that has a lower concentration of water than what is present inside the cell, then due to the process of osmosis
वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल्स, यानी कि यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की मात्रा कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी की तुलना में कम होती है, तो परासरण की प्रक्रिया के कारण पानी कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। This result in decrease in the size of cells. They shrink as more water comes out of the cell. यानी कि इसमें कोशिकाओं के आकार में कमी आ जाती है, वे सिकुड़ती हैं क्योंकि कोशिका से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? एक बार आप लोग पढ़िए और इस इमेज को भी ड्रॉ कीजिए। चलिए, नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन आता है, उसके बारे में बात कर लें, जिसमें आप बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे इजी वाला सॉल्यूशन आपके पास आता है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है दोनों में। ठीक है, दोनों में, यानी कि दोनों में आप बात करेंगे सेल की, आप बात करेंगे सॉल्यूशन की, दोनों में जो विलायक की मात्रा है समान रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पानी जितना सेल के अंदर गया उतना ही पानी सेल के बाहर आ जाता है और सेल के शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेल एज इट इज यहाँ पर रहती है। ठीक है, पढ़ ले यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। तो आपने बोला यहाँ पर, इफ द सेल आर पुट इन एन इन्वायरमेंट दैट हैज अ सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज प्रेजेंट इनसाइड द स्टेट allow for the free movement of water across the membrane without changing the concentration of solute on either side। आपने कहा यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की समान मात्रा मौजूद होती है, यह अवस्था किसी भी तरफ विलेय की सांद्रता को बदले बिना झिल्ली के पार पानी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। Therefore, the size of cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water। यानी कि इसीलिए सेल का आकार एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भिन्न नहीं होता है क्योंकि पानी का कोई शुद्ध संचलन नहीं होता है। इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। आपने कहा आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा सेल फूल गई, आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा सेल सिकुड़ गई, आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा सेल में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया है। तो क्लियर है? एक बार आप लोग नोट कीजिए और जो इमेज है उसे भी ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में आप बात करेंगे। एक बार आप सेल वॉल के बारे में पढ़ के आएंगे, सेल वॉल क्या होती है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।